हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं मनीष राज, आपका एमआर सर। वेक्टर के लास्ट 2 क्लास में हमने डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा है। उसको पढ़ने से ज्यादा हमने ये महसूस किया है कि फिजिक्स में डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट कहां पे यूज होता है, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन ही क्यों हुआ, उसको हमने फिजिकली फील किया था एंड उसको मैथमेटिकली समझा था। उस पे बेस्ड खूब सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। ठीक है, आज हम लोग साइन लॉ एंड कोसाइन लॉ पढ़ेंगे। क्रॉस एंड डॉट प्रोडक्ट के फिजिक्स में कुछ एप्लीकेशंस भी देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं साइन लॉ से। साइन लॉ इज मोर इंपॉर्टेंट देन कोसाइन लॉ। ये जो आपका साइन लॉ है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में कई जगह पे ये डायरेक्ट मैथमेटिकली चीजों को आसान बनाने में यूज होता है। देखिए साइन लॉ क्या कहता है, पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं। मान लीजिए कोई वेक्टर ए मैंने यहां पे बनाया इस पॉइंट से। ए वेक्टर का टेल है, ए वेक्टर का हेड है, और जहां पे ए वेक्टर का टेल है वहीं से दूसरा बी वेक्टर भी बना लिया अपन ने, और जहां पे बी और ए वेक्टर का टेल है वहीं से तीसरा सी वेक्टर लगा दिया। मतलब तीनों वेक्टर एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, या आप यूं कह सकते हैं कि तीनों ही वेक्टर एक ही पॉइंट पे एक्ट हो रहे हैं। मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ऑल 3 वेक्टर इज सेम। कैसे? तो मान लो ए वेक्टर को पीछे शिफ्ट करो। देखो पीछे शिफ्ट करोगे तो ये ए वेक्टर बनेगा यार। अरे यार इसको पीछे शिफ्ट कर सकते हैं ना। अच्छा, बी को पीछे शिफ्ट करो तो ये बनेगा तुम्हारा बी वेक्टर। क्लियर है? अच्छा, सी को पीछे शिफ्ट करो तो ये बनेगा तेरा सी वेक्टर। अब ईमानदारी से बता, तीनों एक ही पॉइंट पे एक्ट हो रहा है ना। अब मान लीजिए यहां पे एंगल है अल्फा, ये एंगल है गामा, और ये एंगल है आपका बीटा। तो साइन लॉ कहता है, साइन लॉ का स्टेटमेंट है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय साइन एंगल। अब एंगल तो 3 है साहब, कौन सा एंगल? तो वो एंगल जो साइन नहीं बना रहा सॉरी ए वेक्टर नहीं बना रहा। ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के नीचे वो एंगल लिखूंगा जो ए नहीं बना रहा। मुझे एंगल एक ही लिखना है 3, तो इन तीनों में से अलग ढूंढूंगा कौन है तीनों में से अलग। देखो ए वेक्टर है तो यहां पे क्या बन रहा है, ये अल्फा बन रहा है। ये ए के साथ बीटा बन रहा है, गामा बन रहा है, लेकिन अल्फा बिल्कुल अलग है। तो यहां पे लिखूंगा साइन अल्फा। याद करने का तरीका है बेटा, इसको प्रूव भी करेंगे अपन। बी वेक्टर बटा बी वेक्टर, यहां पे ये अल्फा भी एंगल बना रहा है, गामा भी बना रहा है, बीटा नहीं बना रहा, तो बटा साइन बीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ सी वेक्टर डिवाइडेड बाय साइन गामा। देखिए सी वेक्टर अल्फा बीटा बना रहा है लेकिन गामा नहीं बना रहा। और सेम यहां पे कहानी है। देखो यहां पे बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में एंगल गामा है। देखो यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल ये गामा है, यही तो एंगल गामा है बेटा। यहां बनाओ या यहां बनाओ एक ही बात है। अब देखो सी वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में होगा तेरा अल्फा, और ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में होगा बीटा। तो डायरेक्ट तू लिख सकता है ए का मैग्नीट्यूड ए बटा ए, कौन सा एंगल नहीं बना रहा है, अल्फा, तो ए बटा साइन अल्फा इज इक्वल टू बी बटा साइन बीटा इज इक्वल टू सी बटा साइन गामा। ये तो इस डायग्राम के हिसाब से लिखा, इस डायग्राम के हिसाब से लिखा, एक ही बात है दोनों, है ना। यहाँ पे तीनों वेक्टर का टेल मिल रहा है, तीनों वेक्टर का हेड टेल मिल रहा है, यहाँ पे तीनों वेक्टर का हेड मिल रहा है, कोई खास बात नहीं है। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे? तो इसको प्रूफ करने के लिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे अपन? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या कहता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि इफ 2 वेक्टर रिप्रेजेंट्स 2 साइड ऑफ अ ट्रायंगल, अगर 2 वेक्टर रिप्रेजेंट्स 2 साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन अ रेगुलर मैनर इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज वेल। मतलब एक वेक्टर मैंने ये ए लिया, एक वेक्टर मैंने ए लिया, और दूसरा वेक्टर बी एग्जैक्टली रेगुलर मैनर में। रेगुलर मैनर का मतलब है जहां पे ए का हेड खत्म होगा वहीं से बी का टेल शुरू होगा, वहीं से बी का टेल शुरू होगा। क्लियर है? तो इफ 2 वेक्टर रिप्रेजेंट्स 2 साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन अ रेगुलर मैनर, देन थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल विल रिप्रेजेंट इट्स रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बट अपोजिट इन मैनर। मतलब थर्ड साइड ये होता, अरे भाई साहब थर्ड साइड ये होता सी वेक्टर। तो सी वेक्टर का लेंथ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के रिजल्टेंट को बताएगा, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन, ये अपोजिट इन डायरेक्शन, तो ये असल में रिजल्टेंट है। तो यहां से ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। अगर आर वेक्टर को पीछे ले आओ तो तुम लिख सकते हो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू 0। हाँ, आर वेक्टर को पीछे ले आऊंगा, इस तरफ ले आऊंगा तो माइनस ऑफ आर वेक्टर होगा, बिल्कुल। अब एक काम बात बताओ
सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर वेक्टर। सही बात है क्या? हाँ, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट है, तो एक दूसरे का निगेटिव वेक्टर है ये। सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो क्या करेंगे, माइनस ऑफ आर वेक्टर को सी वेक्टर लिख देंगे। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। और मैं यहां पे एक बात याद दिलाना चाहूंगा, एक डायरेक्टली इसको पॉलीगन लॉ से देख सकते हैं आप। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तो सुना था, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है? तो मैंने आपको पढ़ाया था पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इन नंबर ऑफ वेक्टर को ऐड करने के लिए यूज होता है। जिस तरीके से ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन काम करता है, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सेम मैनर में काम करता है इन नंबर ऑफ वेक्टर्स के लिए। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन दो ही वेक्टर को जोड़ने का काम करता है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का दूसरा स्टेटमेंट देखिएगा। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि फर्स्ट वेक्टर बनाओ, जहां पे फर्स्ट वेक्टर का हेड खत्म होगा वहीं से सेकंड वेक्टर का टेल शुरू करो और सेकंड वेक्टर का हेड यहां पे ले आओ। इन ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा, फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड को मिला दो। फर्स्ट वेक्टर बनाओ, जहां पे फर्स्ट वेक्टर का हेड है वहीं से सेकंड वेक्टर का टेल स्टार्ट करो और यहां पे सेकंड वेक्टर का टेल बन गया। अब फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड को मिला दो, ये रिजल्टेंट होगा। राइट, डन, क्लियर है, समझ आया? अब सुनिए पॉलीगन लॉ क्या कहता है। पॉलीगन लॉ कहता है कि पहला वेक्टर बनाओ, जहां पे पहला वेक्टर का हेड खत्म होगा वहीं से दूसरा वेक्टर शुरू कर दो, जहां पे दूसरा वेक्टर का हेड खत्म होगा वहीं से तीसरा वेक्टर शुरू कर दो, जहां पे तीसरा वेक्टर का हेड खत्म होगा वहां से चौथा वेक्टर शुरू कर दो, जहां पे चौथा वेक्टर का हेड खत्म होगा वो रहने दो। अब इन चारों को जोड़ने के लिए फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड को मिला दो, फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड को मिला दो। यही ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में ये दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ए वेक्टर के टेल से बी वेक्टर को मिला दो तो ए प्लस बी वेक्टर का रिजल्टेंट देगा। यहां पे फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड को मिला दो, ये चारों वेक्टर का रिजल्टेंट दे देगा। क्या दे देगा? ये चारों वेक्टर का रिजल्टेंट दे देगा। तो सेम मैनर में ये काम करता है। अब चलो, क्या 3 के लिए लगा सकते हैं? अबे जब 4 के लिए लगा सकते हैं तो 3 के लिए साहब क्यों नहीं लगा सकते? तो 3 वेक्टर के लिए लगाओ। कैसे लगाओगे? तो 3 वेक्टर के लिए देखो, फर्स्ट वेक्टर बनाए ए वेक्टर, जहां पे ए का टेल खत्म हो रहा है, सॉरी ए का हेड खत्म हो रहा है वहीं से बी का टेल शुरू करो। दूसरा वेक्टर, जहां पे दूसरा वेक्टर खत्म हो रहा है वहीं से तीसरा वेक्टर शुरू करो। तीसरा वेक्टर, अब फर्स्ट वेक्टर और थर्ड वेक्टर के को मिला दो। तो बताओ ए वेक्टर और सी वेक्टर को मिलाऊंगा तो वहीं पे आके मिल गया, इसका लेंथ 0 होगा, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0। ये रहा ट्रायंगल लॉ ऑफ पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो असल में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन प्रूफ हो गया। अरे बुद्धिहीन, समझ आया? अब सुनो, ये साहब आ गया। अब इस पूरे इक्वेशन में किसी भी ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर जिससे मर्जी उससे मल्टीप्लाई कर दो। चलो किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो। तो मान ले तूने सी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया। क्या किया? क्रॉस प्रोडक्ट किया। सी वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट किया, क्रॉस प्रोडक्ट। अगर आपने सी वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट किया दोनों तरफ, तो ये वाला टर्म क्या बनेगा? ये टर्म बनेगा ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत सही चल रहा है। सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, उधर हो जाएगा। अरे हाँ सही है, 0 वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तो ये तो साहब 0 रहेगा। ये भी 0 हो जाएगा। सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर 0, क्यों? क्योंकि सी वेक्टर और सी वेक्टर मतलब दोनों से एक ही वेक्टर, तो पैरेलल होगा। और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है, साइन 0 मतलब 0। बहुत बढ़िया। ए क्रॉस सी, इसको कैसे लिखोगे? इसको लिखोगे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वही है ना, सीधा ए लिख लो, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और सिंपल ए, एक ही बात है। ए सी और ए सी के बीच में एंगल। अब साहब यहाँ ए सी के बीच में तो एंगल आपने सर बताया नहीं, तो बताता हूं। मान लो यही वाला डायग्राम है। ये क्या सच में ये वाला डायग्राम है? हाँ रामलाल, यही वाला डायग्राम। देख, ये ए वेक्टर है, देख इधर ये बी वेक्टर है और ये तेरा सी वेक्टर, वही वाला डायग्राम है। तो यहाँ से अगर मैं इस एंगल को मान लेता हूँ अल्फा, सॉरी इस एंगल को मान लेता हूँ अल्फा, थोड़ा सा पेशेंस रखना। इसको मान लेता हूँ गामा और इसको मान लेता हूँ बीटा। तो असल में क्या ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में यहाँ पे गामा एंगल है? हाँ। क्या यहाँ पे भी ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में एंगल गामा है? ना। यहाँ पे ए वेक्टर, अभी के लिए मान लो यहाँ पे ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर को आगे लेके जाओगे तो बी वेक्टर के साथ एंगल जो बनाएगा वो बनाएगा 180 माइनस गामा। लेकिन इत्तेफाक से यहाँ पे हमें क्या लिखना है? साइन थीटा। तो ये एंगल लो या ये एंगल लो, बात वही आएगा। कैसे? यहाँ पे समझाता हूँ। ये तुमने पढ़ा है साइन
मान लो यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, तो असल में ए वेक्टर और बी, अगर ये एंगल गामा है तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल बनेगा 180 माइनस अल्फा। अरे एंगल तो तभी डिफाइन होगा जब दोनों के टेल से टेल मिलेगा, सर से सर मिलेगा या पूछ से पूछ मिलेगा। तो यहाँ पे ए का हेड यहाँ है लेकिन बी का तो टेल है, तो ए का आगे लेके जाओगे तो ए का टेल और बी का टेल मिलेगा, तो ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस अल्फा। अच्छा बताओ, चलो इसी डायग्राम में सोचो, बी वेक्टर और ये रहा तेरा सी वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में एंगल ये अल्फा नहीं होगा, बी वेक्टर को आगे लेके जाओगे ये एंगल होगा 180 माइनस अल्फा। तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, ए और सी के बीच में एंगल बोलो, तो ये रहा तुम्हारा ए वेक्टर और ये रहा तेरा सी वेक्टर। अच्छे से देखो, ए वेक्टर ये सी वेक्टर, तो ये इधर चला जाएगा, ये एंगल बनेगा 180 माइनस बीटा। तो ढंग से ये डायग्राम बनाएंगे, घबराएंगे नहीं। क्या लिखेंगे, साइन ए और सी के बीच एंगल बोलो, ए और सी के बीच एंगल साइन 180 माइनस बीटा, 180 माइनस बीटा, ठीक है बेटा, प्लस बी और सी के बीच में एंगल बोलो, तो बी और सी के बीच में एंगल क्या होगा, इसको मिटाओ, कोई खास बात नहीं है। बी सी साइन, बताओ बी सी ढूंढो, घबराना नहीं है, बस देख ये रहा तेरा बी और ये रहा तेरा सी, वन इज साइन 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस अल्फा, तो इसको लिखोगे साइन 180 माइनस अल्फा प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो इसका कोई मतलब है नहीं, इज इक्वल टू 0 लिख लो डायरेक्ट, इज इक्वल टू क्या होगा 0। अब ये तेरा साइन 180 माइनस थीटा कुछ भी होता है, जैसे देखो यहाँ पे लिखो साइन 180 माइनस अल्फा बीटा गामा कुछ भी लिखो, थीटा लिखो, तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है सर, साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है सर। तो ये तेरा हो जाएगा, और 180 डिग्री फंक्शन को चेंज करता नहीं है, साइन थीटा। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। मतलब साइन में अगर तुम्हें वैल्यू रखना है तो 180 माइनस थीटा रखो या थीटा रखो, बात बराबर आएगा। तो यहां से गामा रखो या 180 माइनस गामा रखो, बात बराबर आएगा। क्लियर है ये बात। अब देखो यहां पे साइन 180 माइनस बीटा क्या होगा, साइन बीटा। तो ये हो जाएगा तेरा ए सी साइन बीटा प्लस बी सी साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। अब सुनिए प्लीज, यहां पे ए क्रॉस सी था और ये बी क्रॉस सी है। ये देखो तुम्हें डायरेक्शन निकालना आता है, ए वेक्टर इधर है, उसको बी वेक्टर की तरफ हाथ रखोगे, बी वेक्टर ए वेक्टर को सी वेक्टर की तरफ घुमाओगे, सी वेक्टर इस तरफ है, तो यहाँ पे हाथ रखोगे, यहाँ पे ए वेक्टर की तरफ हाथ रखोगे, उसको कहाँ घुमाओगे, सी वेक्टर की तरफ, सी इधर है तो कहाँ जाएगा डायरेक्शन, अंदर की तरफ। और यहाँ से बी वेक्टर की तरफ हाथ रख के सी वेक्टर की तरफ घुमाओगे, ये रहा तरफ बी वेक्टर और इधर है सी वेक्टर, ये कहाँ होगा, बाहर की तरफ। तो अगर इसको तुम आउटवर्ड मानते हो तो ये इनवर्ड आएगा, मतलब एक प्लस मानते हो तो एक माइनस आएगा, ये माइनस साइन आ जाएगा। तो इसको उस तरफ लेके जाओगे तो ए सी साइन बीटा इज इक्वल टू बी सी साइन अल्फा, सी से सी कैंसिल होगा, सी से सी कैंसिल होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बटा साइन अल्फा बराबर बी बटा साइन बीटा। वाह यार, प्रूफ हो गया। अरे सर कहाँ प्रूफ हुआ, ए बटा साइन अल्फा बराबर बी बटा साइन बीटा तो हो गया, लेकिन सी बटा साइन गामा कैसे होगा। रामलाल इसका क्रॉस प्रोडक्ट सी वेक्टर से कर लो, बी वेक्टर से कर लो तो भी प्रूफ हो जाएगा, है ना। ये दो बराबर हुए तो तीसरा तो प्रूफ हो ही जाएगा ना यार। बी वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो ये दोनों बराबर प्रूफ हो जाएंगे, ए वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो फिर ये दोनों बराबर प्रूफ हो जाएंगे, प्रूफ तो होना ही है। तो अब मान लो सी बटा साइन गामा, मानने से ज्यादा इसको रट लो, डायरेक्ट एप्लीकेशन आएगा। क्लियर है ये बात। तो देखिएगा ढंग से, यहां पे जो मैंने लिखा है अल्फा बीटा और गामा, देखो अल्फा अल्फा बीटा और गामा, ये आपको दिख रहे होंगे कि ये तो सर 90 से कम वाला एंगल है, यहाँ तो आप ये वाला अल्फा बता रहे हो, तो बात वही है ना यार, यहाँ से एंगल लो या ये वाला एंगल लो, साइन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, साइन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने जानबूझ के क्रॉस प्रोडक्ट से किया है, क्योंकि फिजिक्स में क्रॉस प्रोडक्ट बहुत ज्यादा यूज करना है। कोई खास बात नहीं, दो ही लाइन का प्रूफ है बेटा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, सी वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, ये आंसर आ गया। कोई खास बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने यहाँ पे आपको ये मत सोचो कि ये प्रूफ पूरे बोर्ड पे ये प्रूफ है, तुम ये सोचो कि मैंने तुम्हें क्या क्या पढ़ाया। मैंने तुम्हें वेक्टर रिप्रेजेंट करना सिखाया, पहली बात, साइन लॉ याद करा दिया, फिर मैं तुम्हें ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन भी समझाया यहाँ पे, फिर मैंने आपको पॉलीगन लॉ वेक्टर एडिशन भी समझाया, फिर मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट समझाया, फिर साइन लॉ भी प्रूफ कर दिया। ये सारी चीजें एक साथ रिवीजन भी हो और आपको समझ भी आया। क्लियर है ये बात। और इससे मत घबराना, ये अल्फा है या 180 माइनस अल्फा है, तो दोनों में से कोई भी एंगल लोगे बात बराबर ही आता है। ठीक है, स्क्रीन पॉज करके ये लिख लो, स्क्रीन पॉज करके ये लिख लो, स्क्रीन पॉज कर लिया, लिख लो। अब देखो सर ये तो हमने समझ लिया, रट भी लिया, फिजिक्स में इसका यूज कहीं बताओ तो हम इसको पढ़े, नहीं तो क्या फायदा पढ़ने का।
फिजिक्स में कोई यूज है तो ठीक, नहीं तो क्या फायदा है। हमें वेक्टर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें वेक्टर में कोई इंटरेस्ट नहीं है साहब। हमें तो इंटरेस्ट है कि वो वेक्टर में चीजें पढ़ाओ जो फिजिक्स में काम आने वाला है, वेक्टर में वो चीजें पढ़ाओ जो फिजिक्स में काम आने वाला है। बाकी वेक्टर तो हम मैथमेटिक्स में खूब पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। अब वेक्टर की एक चैप्टर की तरह नहीं, वेक्टर को आप एक बुक में पढ़ोगे, एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ोगे। अपन यहां पे वेक्टर कैसे पढ़ रहे हैं, एक सिंपल मैथमेटिकल टूल की तरह, जो फिजिक्स में हमारी मदद करने वाला है। जो क्या करने वाला है, फिजिक्स में हमारी मदद करने वाला है। ठीक है, तो देखो इसका एप्लीकेशन देखो, एप्लीकेशन देखो। फाइव kg का एक ऑब्जेक्ट है, ये एंगल है 90 डिग्री, ये एंगल है तेरा 120 डिग्री, और तीनों 360 होना चाहिए। तो 120 प्लस 90 कितना होगा, 210, और टोटल एंगल कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए। तो 210 डिग्री हो गया ये। कितना हो गया ये, 2 × 10 डिग्री। तो 360 के लिए कितना कम पड़ रहा है, तो 360 में से 210 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 210 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0, 5, 150 डिग्री। ठीक है ना, कितना हो गया साहब, 150 डिग्री। डन। अब ये एंगल बन रहा है। अब मुझे इस वायर में टेंशन T1 है, इस वायर में टेंशन T2 है। ये टेंशन कितना होगा इस वायर में बता दो। अगर ये सिस्टम, सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में मतलब एट रेस्ट, तो इसमें टेंशन कितना होगा बताओ। अब सर इसमें टेंशन कैसे निकाल पाएंगे अपन, हमने तो अभी एनएलएम भी ज़्यादा नहीं पढ़ा। तो तुम ये देखो कि यहाँ पे टेंशन T1 इधर लग रहा है, यहाँ पे T2 टेंशन लग रहा है। ये वायर में नीचे फोर्स लग रहा होगा 50 न्यूटन, क्यों, 50 kg। और बैलेंस करने के लिए जितना फोर्स नीचे लग रहा है उतना ही फोर्स ऊपर लगना चाहिए। तो यहाँ पे वायर में 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तुम्हें ये फोर्स पता चल गया ना, देखना आंसर डायरेक्ट। तुम्हें ये फोर्स पता चल गया ना 50 न्यूटन। तो देखो ये फोर्स 50 न्यूटन, बटा ये जो एंगल नहीं बना रहा, कौन सा एंगल नहीं बना रहा, तो ये भी बना रहा, ये भी बना रहा, ये नहीं बना रहा, तो 90 sin 90 इज इक्वल टू ये वाला फोर्स बोलो T1 बटा ये फोर्स T1। ये कौन सा एंगल नहीं बना रहा, 150, तो sin 150। मजा आया कि नहीं आया बताओ। अब sin 90 क्या होगा, 1, तो यहाँ पे लिखेंगे T1 इज इक्वल टू 50। sin 150 की वैल्यू क्या होती है, तो sin 150 की वैल्यू उतनी होती है जितनी sin 30 की होती है। बहुत सही, मैंने समझा दिया था आपको 1/2। तो बताओ T1 क्या होगा, 25 न्यूटन आंसर। सर अगर T2 पूछे तो एक ही लाइन में आंसर निकाल सकते हैं, कैसे, देखो यहाँ पे T2, तो T2 बटा sin 120 बराबर T2 बटा sin 120 इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई sin 90, ये होता है √3/2। तो T2 हो जाएगा आपका 50 इंटू sin 120 √3/2, तो ये होगा 25 √3 न्यूटन। अच्छा, ये 25 √3 न्यूटन और ये 25 न्यूटन, अगर 90 डिग्री पे सम करूंगा तो ये दो वेक्टर का रिजल्टेंट तीसरा वेक्टर होगा, तभी तो इन तीनों का नेट फोर्स 0 आ गया, इसलिए इक्विलिब्रियम में है। बिल्कुल 25 √3 एंड 25 न्यूटन को वेक्टर सम करो, ये आ जाएगा 50 न्यूटन। क्या आ जाएगा भाई साहब, 50 न्यूटन। तो क्या आपको फिजिक्स में इसका एप्लीकेशन चमक गया, इसीलिए ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नॉर्मल तरीके से करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाता, नॉर्मल तरीके से करते तो सवाल सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता। यहाँ पे डायरेक्ट एक लाइन में T1 आ गया, अगर T2 चाहिए तो एक दूसरे लाइन में T2 भी आ गया, आंसर सही है एकदम। क्लियर है, ये स्क्रीन पॉज करके आप लिखिए, बहुत जबरदस्त एप्लीकेशन है वेक्टर का। स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए, लिख लिया क्या, आगे देखो। आगे समझना, ये आपने लिख लिया, बहुत आसान बात है, कोई भी खास बात इसमें नहीं था सर, हमें तो सब आता है। तो चलो तुम्हें आता है तो कोसाइन लॉ भी पढ़ाता हूँ। कोसाइन लॉ क्या होता है, कोसाइन लॉ में अगर तुम्हें किसी भी दो साइड सॉरी तीनों साइड का वैल्यू पता है तो किसी भी दो साइड के बीच में बनने वाला एंगल बता सकते हो, अगर तुम्हें तीनों साइड का वैल्यू पता है तो। ये कैसे, सिंपल, ये भी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ही होगा। कैसे होगा देखिए, कोसाइन लॉ साहब समझिए, कोसाइन लॉ असल में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही है
किताबों में इसको नया लॉ से पढ़ा देते हैं, बच्चा कहता है सर नया नहीं, अरे वही पुराना है। देखो कैसे समझना, ये मान लो ए वेक्टर है, ये मान लो बी वेक्टर है, तो यहां से यहां तक सी वेक्टर होगा जो थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल होगा, लेकिन ये क्या होगा, ये होगा इसका रिजल्टेंट आर वेक्टर। ये क्या होगा साहब, इसका रिजल्टेंट आर वेक्टर। अगर मान लो कि रेगुलर मैनर में अपन बनाते हैं, रैंडम नहीं बनाते हैं, रैंडम नहीं बनाते हैं, है ना, थर्ड वेक्टर अपन यहां से दिखाते हैं, ये समझो, ये है तेरा फर्स्ट वेक्टर ए वेक्टर, ये है आपका सेकेंड वेक्टर बी वेक्टर, और ये आपका सी वेक्टर। तो बताइए क्या लिखेंगे आप? सिंपल लिखेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। क्या खास बात है इसमें सर? कोई भी खास बात नहीं। यहाँ पे सॉरी प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू, आई एम सॉरी, फर्स्ट वेक्टर, सेकेंड वेक्टर, थर्ड वेक्टर, इन तीनों का सम क्या होगा, फर्स्ट के टेल से थर्ड के हेड को मिला दो, 0 आ गया। अब सुनो, इन तीनों को मैं अलग अलग फॉर्मेट में लिख रहा हूं 3 तरीके से। क्या मैं इसको लिख सकता हूं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी वेक्टर? हाँ सर ये तो होता ही है, यही तो आपने अभी प्रूफ करा है, बहुत बढ़िया। अच्छा इसको ये भी लिख सकता हूं मैं ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर? हाँ सर एक ही बात है। अच्छा इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ क्या, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए वेक्टर? हाँ सर। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी दो साइड लो, कोई भी दो साइड ले लो, जरूरी नहीं कि सी हमेशा रिजल्टेंट होगा, कोई भी दो साइड लो, उसको रेगुलर मैनर में ड्रॉ करो, तो थर्ड साइड का लेंथ दोनों का मैग्नीट्यूड बताएगा और अपोजिट इन डायरेक्शन। जैसे देखो ये बी वेक्टर, देखो यहां से यहां तक बी वेक्टर और ये सी वेक्टर। बी वेक्टर देखो जहां पे बी वेक्टर का हेड खत्म हो रहा है वहां से बी वेक्टर के टेल से शुरू किया और सी वेक्टर के टेल से शुरू किया और सी वेक्टर का हेड यहां पे। फर्स्ट वेक्टर कौन सा था तेरा, बी वेक्टर। बी वेक्टर के टेल से सी वेक्टर के हेड को मिला दो, बी वेक्टर के टेल से सी वेक्टर के हेड को मिला दो, तो बी प्लस सी का रिजल्टेंट होगा, और ये बी प्लस सी का रिजल्टेंट एग्जैक्टली ए के अपोजिट है, तो बी प्लस सी का रिजल्टेंट ए के अपोजिट है। अच्छा ए और सी को जोड़ो, तो ए वेक्टर ये रहा और सी वेक्टर, तो साहब सी वेक्टर तो यहां से शुरू करना पड़ेगा, तो इसको उठा के यहां लाना पड़ेगा, ले आओ, ये रहा सी वेक्टर। तो ए वेक्टर और इस सी वेक्टर, इसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा बी वेक्टर। देखिए बी वेक्टर यही है, यही पैरेलल आगे ना, देखिए ये और ये पैरेलल है। क्लियर है ये बात? हाँ सर। इससे क्या पता चलेगा, इससे पता चलेगा ना, ए के सामने वाला एंगल मान ले अल्फा, बी के सामने वाला बीटा, सी के सामने वाला गामा। ठीक है बेटा? अब सुनो यहां से, इसमें या इसमें या इसमें कहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मैं लिख सकता हूं कि ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर का रिजल्टेंट है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है? मतलब यहां पे साफ साफ आप ये लिख सकते हैं सी स्क्वायर इज इक्वल टू, क्यों? क्योंकि रिजल्टेंट है, तो माइनस सी करो या सी करो बात तो वही है, मुझे डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, इसका रिजल्टेंट देख रहा हूं, तो ये होगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा? तो ये रहा आपका ए वेक्टर और ये रहा आपका बी वेक्टर, इसके बीच का एंगल अल्फा नहीं है, ए वेक्टर को आगे ले जाएंगे, ये इसके बीच का एंगल होगा 180 माइनस गामा। क्या होगा? 180 माइनस गामा, तो 2ab कॉस 180 डिग्री माइनस गामा। सर ये तो कहीं देखा सुना है। अरे भाई साहब, किसी भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ट्रायंगल ऑफ एक्टिविटीज इसे क्या लिखते हैं, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ए एंड बी का बीच का एंगल ये रहा ना, कॉस 180 माइनस गामा, क्योंकि ये अगर गामा है तो ये एक असल में एंगल ए आगे ले जाएंगे, दोनों का टेल मिलेगा तो 180 माइनस गामा डिफाइंड होगा। तो ये 180 माइनस गामा है ए और बी के बीच का एंगल। तो सर रूट भी तो था, इस रूट को इधर ले रूट लो तुम बताओ, ए प्लस बी वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा? ए स्क्वायर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए और बी के बीच का एंगल ये रहा। इस रूट को इधर लाओगे तो सी स्क्वायर होगा। हाँ सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब याद करो, कॉस 180 माइनस गामा थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है तो ये माइनस आ जाएगा, यहाँ पे लगा लो माइनस, मल्टीप्लाई में माइनस आ जाएगा। एंड 180 डिग्री फंक्शन को चेंज करता नहीं तो कॉस काम आएगा। ठीक है सर, कोई बात नहीं, माइनस लगा लो। हाँ ठीक है, माइनस लगा लेता हूँ। अब क्या करो कि इसको इस तरफ ले आओ और सी स्क्वायर को इधर ले जाओ, तो तुम्हारा होगा कॉस गामा इज इक्वल टू, देखो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर उधर गया तो माइनस ऑफ सी स्क्वायर बटा 2ab। क्या होगा? बटा 2ab। तो सर इसको याद कैसे रखेंगे?
याद ऐसे रखेंगे, देखो कॉस गामा ये रहा, ये वाला एंगल है कॉस गामा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, जहां बगल में जिसके बीच बन रहा है उन दोनों का स्क्वायर और जिसके बीच नहीं बन रहा उसका माइनस, बटा इन दोनों का प्रोडक्ट 2ab। तो अल्फा लिख के दिखाओ, और दिखाता हूं, डायरेक्ट प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है। साइन अल्फा क्या होगा, सुन यहाँ पे ए और सी के बीच बन रहा है अल्फा, ए और सॉरी बी और सी के बीच बन रहा है अल्फा। अरे भाई यहाँ अल्फा एंगल बी और सी के बीच बन रहा है, तो इसको कैसे लिखूंगा, देख बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी और सी के बीच बनेगा उसका स्क्वायर का सम, जिसके बीच नहीं बन रहा उसका माइनस, बटा जिसके बीच बना है इंटू 2bc। दैट्स इट। आओ बीटा लिखते हैं, बताओ सर डायरेक्ट लिख दोगे क्या, हाँ सर साइन बीटा किसके बीच बन रहा है, बीटा बीटा ए सी, तो क्या लिखोगे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्या लिखोगे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2ca। क्या आपको समझ नहीं आया, क्या आया नहीं आया बताओ, बहुत आसान है यार, इसमें कोई खास बात नहीं है, बहुत सिंपल है ये, ठीक है ना। तो अब मैं तुम्हें रटवा देता हूं और अच्छे से रटवा देता हूं। देख मान लो ये फर्स्ट वेक्टर है ए, ये सेकंड वेक्टर है बी और थर्ड वेक्टर है सी। अब इसको स्केलर फॉर्म में देखोगे तो ये तीन साइड का ट्रायंगल का तीनों साइड है, किसी भी तरह का ट्रायंगल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ट्रायंगल का तीनों साइड है। अगर ए और बी के बीच में एंगल बन रहा है आपका गामा, बी और सी के बीच बन रहा है अल्फा और ये बन रहा है आपका बीटा, तो पहली बात जो आप लिखते हो वो ये लिखते हो कि ए बटा ए जो एंगल नहीं बना रहा, बीटा अल्फा बना रहा है, गामा अल्फा बीटा गामा बना रही है, अल्फा नहीं बना रहा, तो ए बटा साइन अल्फा बराबर बी का मैग्नीट्यूड बी बटा साइन बीटा बराबर सी बटा साइन गामा। ये तो हो गया तेरा कौन सा लॉ, साइन लॉ। कोसाइन लॉ क्या था सर, कोई भी उठा लो, अल्फा उठा लो, अल्फा पसंद है तो बताओ अल्फा उठा लो, तो बताओ कॉस अल्फा इज इक्वल टू, देखो अल्फा इन दोनों के बीच बन रहा है तो होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 2bc। ये असल में ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से ही निकला है। क्लियर है ये बात। स्क्रीन पॉज करके इसको अच्छे से लिखिए, स्क्रीन पॉज करके इसको अच्छे से लिखिए बेटा, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट के कंसेप्ट पे है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है मुझे, ए क्रॉस बी वेक्टर। अब आप ढंग से देखेंगे तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मतलब दो वेक्टर का एडिशन है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है और उनका डॉट प्रोडक्ट कर दिया। उनका क्या कर दिया साहब, डॉट प्रोडक्ट कर दिया। तो बताइए जवाब क्या होगा। अब ढंग से सोचिएगा प्लीज, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के सम का जो रिजल्टेंट आएगा वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के प्लेन में आएगा। ये जो रिजल्टेंट होगा आर वेक्टर इज इन प्लेन इन ए बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के प्लेन में होगा। किधर होगा, प्लेन में होगा। का डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, ए वेक्टर और बी वेक्टर के साथ। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो रिजल्ट होगा, मान लो ये वेक्टर देगा एक क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर रिजल्ट देता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर होगा, मतलब ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है। ये जो होगा आराम से समझिएगा, मान लो इसको डी वेक्टर कहता हूं, दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मतलब ये वाला जो टर्म है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर है साहब, और ये वाला जो टर्म है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के प्लेन में है। अब इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, तो ये आएगा आर डी कॉस, इन दोनों के बीच में एंगल, ये प्लेन में है और ये प्लेन के परपेंडिकुलर, तो एंगल क्या होगा 90 डिग्री, कॉस 90 क्या होगा साहब 0। आपको समझ आया ये कंसेप्ट। देखिए प्लीज फिर से समझिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो रिजल्ट होगा ए बी के प्लेन में होगा, इन द प्लेन ऑफ ए बी, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अब ये प्लेन के परपेंडिकुलर है और ये प्लेन में है, मतलब दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। अब इसका डॉट प्रोडक्ट लोगे तो रिजल्ट क्या आएगा साहब 0। ये डॉट प्रोडक्ट है। समझ आया, बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट का। आगे देखिए साहब, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है मुझे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के साथ, तो क्रॉस प्रोडक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। ए वेक्टर का क्रॉस करिए ए वेक्टर के साथ, तो बताइए क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अब ए वेक्टर का करिए माइनस ऑफ बी वेक्टर के साथ, तो प्लस ये माइनस आ जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। बी वेक्टर का ए वेक्टर के साथ करिए तो क्या होगा, बी वेक्टर
क्रॉस ए वेक्टर। अच्छा, बी वेक्टर का माइनस बी वेक्टर के साथ करेंगे तो माइनस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा 0 और लास्ट टर्म हो जाएगा 0, क्योंकि सेम वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट करने, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट करने पे रिजल्ट 0 आता है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में आता है साइन थीटा और सेम वेक्टर मतलब पैरेलल, तो एंगल 0 और साइन 0 क्या होता है 0। यहां पे टर्म बचेगा माइनस ए क्रॉस बी और ये बी क्रॉस ए। माइनस ए क्रॉस बी इज बी क्रॉस ए। देखो ये आपको मैंने पढ़ाया है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है माइनस ऑफ वी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो बताइए ढंग से सोच के, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस में है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, तो माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अच्छा माइनस लगा देता हूं बाहर, तो दोनों तरफ माइनस लगेगा, तो ये होगा प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। देखो माइनस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ये भी नहीं समझ में आया था, ऐसे समझ, इधर माइनस लिख। सुन, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होगा वो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की डायरेक्शन की तरह मैग्नीट्यूड के बराबर और डायरेक्शन अपोजिट होगा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। इसको इधर ले आओगे तो बताओ सोच के, माइनस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, और यहाँ पे प्लस में बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो 2 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ वी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर हो जाएगा। अरे कोई खास बात नहीं यार, ए क्रॉस ए 0, माइनस ऑफ ए क्रॉस बी होता है प्लस ऑफ बी क्रॉस ए, माइनस ऑफ ए क्रॉस बी होगा प्लस ऑफ बी क्रॉस ए, प्लस ऑफ बी क्रॉस ए, तो प्लस हो जाएगा बी क्रॉस ए, ये बी क्रॉस ए था तो 2 टाइम्स ऑफ बी क्रॉस ए रिजल्ट आएगा। क्लियर है ये बात? आगे समझिए, इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी, इसका मतलब ए वेक्टर और वी वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा, तो ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, ये होता है ए बी कॉस थीटा और ये भी गिवन है, तो ए बी कॉस थीटा बराबर ए बी से बी कटेगा कॉस थीटा 1, कॉस थीटा 1 कब होता है, थीटा 0। मतलब यहां से पता चल गया कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल क्या है साहब, 0 डिग्री। अब आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लीजिए, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट लिया था तो क्या आया था 2 टाइम्स ऑफ बी क्रॉस ए। यहाँ पे चलिए डॉट प्रोडक्ट लीजिए, चलिए डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, कोई बात नहीं। ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे। पहला डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। दूसरा डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ए वेक्टर माइनस आएगा, देखो यहाँ पे देखो ये प्लस है और ये माइनस है तो ये माइनस रह जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। चलिए ये लीजिए, तो ये क्या होगा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। बहुत बढ़िया चल रहा है भाई साहब, बहुत बढ़िया। अच्छा बताइए ये क्या होगा, तो माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब बताइए, आप जानते हैं ना डॉट प्रोडक्ट के इसमें डॉट प्रोडक्ट एसोसिएटिव होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर होता है। और वैसे डॉट प्रोडक्ट स्केलर है, डायरेक्शन है नहीं, बट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस ऑफ उल्टा क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होगा। लेकिन डॉट में चलता है, एक डॉट बी बराबर बी डॉट ए, एक ही बात है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, एक ही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ए डॉट ए क्या होगा साहब, ए डॉट ए हो जाएगा ए स्क्वायर और बी डॉट बी क्या होगा साहब, बी स्क्वायर। मतलब जवाब क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आंसर। क्या आपको ये सवाल समझ आया? बढ़िया था। यहाँ पे दोनों सवाल देखिए, ये ए प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए माइनस बी वेक्टर, ए प्लस बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के साथ, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के साथ। क्लियर है क्या ये बात? बहुत बढ़िया बेटा। तो इसका जवाब क्या है, 2 टाइम्स ऑफ बी क्रॉस ए। ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आया बेटा? स्क्रीन पॉज करके पहले लिख लो, कोई खास बात नहीं है। ये वाला सॉल्व कर लो, ये वाला लिख लो और ये वाला लिख लो। तीनों सवाल फटाफट लिखे, स्क्रीन पॉज करके लिखिए बेटा। लिख लिया? चलो अब स्क्रीन पॉज करके ये वाला चीज़ आपने लिख लिया। अब आगे सवाल करते हैं। आगे सवाल क्या है, इफ ए वेक्टर, सवाल देखिएगा प्लीज, इफ ए वेक्टर इज इन साउथ ईस्ट। खूब सारे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं और असल में हमें फिजिक्स में इंटरेस्ट है, वेक्टर में कोई खास इंटरेस्ट नहीं। तो ये वेक्टर के ऐसे सवाल है जो एग्जैक्टली फिजिक्स में यूज होते हैं। कैसे सवाल है देखिए, ए वेक्टर इज इन साउथ ईस्ट। तो देखिए सबसे पहले आप क्रॉस बना लेंगे जब भी साउथ वेस्ट ईस्ट की बात होगी। तो ये इधर होगा ईस्ट मतलब आई कैप, इधर होगा नॉर्थ मतलब जे कैप, ये होगा आपका वेस्ट मतलब माइनस आई कैप, ये होगा आपका साउथ मतलब माइनस जे कैप। अब ये वेक्टर इज इन साउथ ईस्ट, ये रहा साउथ, ये रहा ईस्ट, ना ईस्ट में ना साउथ में, साउथ ईस्ट का मतलब हो गया ईस्ट और साउथ के बीच में। तो पक्की बात है जो ए वेक्टर आएगा मैग्नीट्यूड चाहे कुछ भी हो, आई कैप माइनस जे कैप के प्लेन में आएगा।
आई कैप माइनस जे कैप के प्लेन में आएगा। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद बी वेक्टर इज इन नॉर्थ, राइट, बी वेक्टर इज इन नॉर्थ, नॉर्थ मतलब जे कैप, जे कैप। अब क्या पूछा है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर बताइए आई कैप माइनस जे कैप क्रॉस बी वेक्टर इज जे कैप। आई क्रॉस जे क्या होगा साहब, के, और जे क्रॉस जे क्या होगा, जीरो, मतलब किधर होगा, अपवर्ड, अपवर्ड होगा, ना तो ईस्ट में होगा, ना नॉर्थ में होगा, ना साउथ में होगा, ना वेस्ट में होगा, इस प्लेन में होगा ही नहीं, क्योंकि एक वेक्टर तेरा ए इधर है और तेरा बी वेक्टर इधर, देख बी इधर है, ए इधर है, इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, अपवर्ड इज करेक्ट आंसर, दैट्स इट। नेक्स्ट देखिए, इफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज जीरो, इसका क्या मतलब है, यहां पे समझना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जीरो, इसका क्या मतलब है, अच्छे से सोचो। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जीरो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ए परपेंडिकुलर है बी के। वाह सर, जबरदस्त, बिल्कुल सही बात है, ए इज परपेंडिकुलर टू बी। जब ये परपेंडिकुलर होगा तभी तो इनका, सॉरी नहीं, सॉरी पैरेलल है, आई एम सॉरी, ए क्रॉस बी जीरो का क्या मतलब है, ए और बी पैरेलल है, क्योंकि पैरेलल वेक्टर का ही क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। क्रॉस प्रोडक्ट में आता क्या है, साइन थीटा, और यहाँ पे जीरो का मतलब साइन थीटा, साइन जीरो ही जीरो होता है, मतलब ए और बी के बीच में एंगल जीरो डिग्री है। ए क्रॉस सी भी जीरो है, मतलब ए वेक्टर इज पैरेलल टू सी वेक्टर। ए बी के भी पैरेलल है एंड ए सी के भी पैरेलल है। पूछा क्या है, वेक्टर विच इज पैरेलल टू ए, तो आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा वेक्टर पैरेलल के है, वी वेक्टर एंड सी वेक्टर। कोई खास बात नहीं है। ए क्रॉस बी का रिजल्ट अगर जीरो आ रहा है तो जीरो तभी होगा जब ए और क्रॉस बी, मतलब ए एंड बी एग्जैक्टली पैरेलल होंगे, दोनों के बीच में एंगल जीरो होगा, तभी तो साइन जीरो जीरो होता है। और ए क्रॉस सी जीरो तभी होगा जब ए और सी के बीच में एंगल जीरो होगा, मतलब ए सी के पैरेलल है और ए बी के पैरेलल है, मतलब ए एग्जैक्टली पैरेलल टू बी एंड सी। अगर यहां पे ये भी पूछता एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, क्या पूछता, एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, क्या जवाब देते, जीरो डिग्री। बी वेक्टर एंड सी वेक्टर के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, जीरो डिग्री। क्या समझ आया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने से पहले आप इसको पॉज करके पहले लिख ले, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले पॉज, स्क्रीन को पॉज करके ये लिखिए, ठीक है बेटा, आगे देखिए। नेक्स्ट सवाल देखिएगा प्लीज, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर, ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, आई वेक्टर plus j vector and b vector is equal to I vector minus j vector, then find vector of magnitude 5, then find vector, then find a vector, then find a vector, sorry, then find a vector, a vector, एक वेक्टर बताइए of magnitude 5, जिसका magnitude 5 हो and perpendicular to a vector plus b vector। अब मुझे एक ऐसा वेक्टर बनाना है, जैसे मान लीजिए वो r वेक्टर बनाना है जिसका मैग्नीट्यूड 5 है और आर कैप इसका डायरेक्शन होगा। कोई भी एक फाइंड अ वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर बनाइए जिसका मैग्नीट्यूड 5 है, चलो ठीक, इसका मैग्नीट्यूड 5 है, बट उसका जो डायरेक्शन है परपेंडिकुलर होना चाहिए प्लस बी वेक्टर से। ए वेक्टर और बी वेक्टर ये दिया हुआ है। अब बताओ, ए वेक्टर आपका दिया हुआ है आई प्लस जे एंड बी वेक्टर दिया हुआ है आपका आई वेक्टर माइनस जे वेक्टर। अब इसके ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के परपेंडिकुलर चाहिए मुझे। अब कैसे करूं यार, इस वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये आर वेक्टर होना चाहिए। सोचो क्या कर सकते हैं, ऐसा क्या करें कि जो नया रिजल्ट बनेगा आर वेक्टर, वो ए वेक्टर ए के परपेंडिकुलर हो नहीं हो पता नहीं मुझे, बी के परपेंडिकुलर हो या नहीं हो मुझे पता नहीं, बट ए प्लस बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो सम आएगा वो ए और बी के प्लेन में ही रहेगा, और इसके मैं परपेंडिकुलर कह रहा हूं, मतलब ए क्रॉस बी होता है ए बी के परपेंडिकुलर, मतलब जो आर कैप का डायरेक्शन होगा ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में होना चाहिए। आपको हिंट से समझ आया या नहीं आया, आर कैप का जो डायरेक्शन होगा वो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो आएगा उसके डायरेक्शन की तरफ होगा। कहां होगा, उसके डायरेक्शन की तरफ होगा। ये आपका ए वेक्टर बी वेक्टर, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालिए, तो बताइए आई जीरो, कोई दिक्कत नहीं है, आई और माइनस जे, तो आई और जे होता है के और माइनस का, ये तो आएगा माइनस के, बहुत इजी है। आई क्रॉस आई जीरो, आई क्रॉस माइनस जे, तो आई क्रॉस जे होता है के और ये माइनस है इसलिए माइनस के होगा, प्लस जे क्रॉस आई क्या होता है, माइनस के। देखो जे क्रॉस आई
माइनस के कैप, क्लियर है। और ये आपका है जे क्रॉस जे जीरो, ये आएगा। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आया है माइनस टू के कैप। अपने को क्या चाहिए, इसका डायरेक्शन। तो क्या करेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जहां भी होगा उसका डायरेक्शन निकालने के लिए, उसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो माइनस टू के कैप को 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस के कैप में डायरेक्शन होगा। तो चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, -5 के कैप, ये आएगा जवाब। और वैसे भी बहुत सिंपल था। ए वेक्टर आपका ये है, बी वेक्टर ये आईजे प्लेन है और ये आईजे प्लेन, इसका जो सम होगा वो आईजे प्लेन में रहेगा। तो आईजे प्लेन में रहेगा और इसके परपेंडिकुलर चाहिए मुझे वेक्टर, मतलब वो के में चाहिए। तो ये देखो के में आ गया। और असल में ये होगा -5 के कैप या +5 के कैप भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा एग्जैक्टली इसके प्लेन की परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर के कैप होगा, अंदर भी हो सकता है या बाहर भी हो सकता है। क्लियर है ये बात। अच्छा देखिए, अगर मुझे ये सॉल्व करना हो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होगी। बढ़िया सवाल है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है ए बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये होता है ए बी कॉस थीटा। दोनों के बीच एंगल तो नहीं पता ना मुझे, ए बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहां से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन निकलेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का सम होगा 1, मतलब जवाब आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक बढ़िया ही सवाल हो गया, अलग ही सवाल हो गया, बढ़िया सवाल है। क्रॉस प्रोडक्ट राइट, ये समझ आया। स्क्रीन पॉज करके लिखिए, स्क्रीन पॉज करके दोनों लिखिए। चलो अब देखो कुछ ऐसे सवाल जो मैंने आपको पहले भी हिंट दिया था, कराए थे। ये बहुत बार कई बार पूछा जाता है, फिर से मैं एक बार कराता हूं आपको। जैसे मान लो ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के साथ, तो बताओ क्या होगा, 0 होगा। तो ये आपको समझ आ चुका है कैसे। तो बी क्रॉस ए का जो डायरेक्शन होगा वो ए के परपेंडिकुलर होगा, बी के भी परपेंडिकुलर होगा, ए के परपेंडिकुलर होगा। और ये रहा ए वेक्टर, इसके साथ इस दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ये ए के परपेंडिकुलर आएगा। ए के परपेंडिकुलर और ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। क्यों, क्योंकि ए इधर है मान लो, तो ए के परपेंडिकुलर आएगा ये। इसका डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूं तो डॉट प्रोडक्ट में आता है कॉस थीटा, और दोनों परपेंडिकुलर मतलब cos 90 क्या होगा, 0। बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कुछ ऐसे सवाल होते हैं, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस एक्स के कैप and b vector is equal to 3i cap plus 4j cap if a vector and b vector is perpendicular to each other। एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, then find x। ये हो ही नहीं सकता है दूसरे परपेंडिकुलर, रुक जाएगा इसमें, इस एक भी ये भी जोड़ना पड़ेगा, 2k कैप है ना। अब आ जाएगा, देन फाइंड ईच अदर, देन फाइंड एक्स। एक्स निकाल सकते हो क्या इसके लिए, बिल्कुल आसान है। क्या करेंगे आप, क्या करेंगे, ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, आप क्या करेंगे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, और आप कह रहे हैं कि परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। डॉट प्रोडक्ट में आता है ए बी कॉस 90, कॉस 90 क्या होगा, 0, मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेके 0 रख दो। चलो डॉट प्रोडक्ट ले लो, डॉट प्रोडक्ट बड़ा आसान होता है, 3 मल्टीप्लाई 2 6, 4 मल्टीप्लाई -1 -4, और ये प्लस 2x इज इक्वल टू 0। 2x इधर रह जाएगा, 6 - 2 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -1। कैलकुलेशन चेक कर लेना, ये 6 - 4 क्या होगा, 2 को उधर ले जाओगे -2, x बराबर -1, तो ये एक दूसरे से क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्लियर है ये बात। आप स्क्रीन पॉज करके इसको पहले लिख चुके थे। कुछ ऐसे सवाल होते हैं कि इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू i cap plus j cap and b vector is equal to i cap minus j cap presents diagonal of represent two side of a triangle। then area of triangle क्या करेंगे आप,
आप करेंगे एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट लेना आप जानते हैं, इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए। अगर यही दो साइड ना होके पैरेललोग्राम का डायगोनल होता, और पैरेललोग्राम का एरिया निकालना होता, तो भी यही आता है। अगर ये दो साइड ट्रायंगल का ना होके ये दो साइड पैरेललोग्राम का होता, तो पैरेललोग्राम का एरिया होता ए क्रॉस बी। एग्जैक्टली ए क्रॉस बी पैरेललोग्राम का एरिया, और आधा कर दोगे तो ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। अगर ये ट्रायंगल का साइड है या पैरेललोग्राम का साइड है तो। समझ आया? स्क्रीन पॉज करके यहां तक लिख लीजिए।